हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम। अब तक आप जान ही गए होंगे, मेरा नाम है विनय रजौरिया और मैं वीआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर मिल रहे हैं उसी ग्रेट 19th सेंचुरी ट्रांसेंडेंटलिस्ट अमेरिकन पोएट जो अमेरिका में राष्ट्र कवि तक का दर्जा रखते हैं। आप देखेंगे भारत में जो टैगोर का पद है, जो टैगोर का लेवल है भारत के अंदर, वही वैसी कुछ सिचुएशन अमेरिका में इस कवि की है। और मैं जिन कवि का बात कर रहा हूं, आप लोग जानते हैं, उनका नाम है वॉल्ट विटमैन। तो विटमैन की वही कविता जिस पर हमने बात की थी, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, यानी आखिरी बार जब मेरे आंगन में फूल खिले थे, लाइलक के फूल खिले थे, उस कविता के तीसरे पार्ट में आज हम मिल रहे हैं। इसी पर आज बातों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें कहना बड़ा मुनासिब समझता हूँ, बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो ये एक बहुत लॉन्ग ओवरड्यू अपॉलॉजी है, यानी मैं माफी चाहता हूं बहुत सारे लोगों से। देखिए मसला क्या है, मैंने इस कविता पर पिछले एक साल पहले, यानी लगभग एक साल पहले, दो वीडियोस बनाई थी जो बहुत सारे लोगों ने देखी। इनफैक्ट 5 से 6 हजार लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली, हर दिन उस पर व्यूज रहते हैं, वो यूट्यूब के टॉप सर्चेस में आ गई है। तो बहुत सारे लोगों ने देखी, वो बेहद खुश भी हुए वीडियो देखकर कि उन्हें फाइनली ऐसी वीडियो मिली जो अच्छी लगी उनको, लेकिन वो नाराज भी हुए, निराश भी हुए, क्योंकि मैंने वीडियो पूरी नहीं बनाई थी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे वीडियो पे, सर आप नेक्स्ट पार्ट कब बनाएंगे, कब कंटिन्यू होगा। अब जिंदगी में कुछ मसरूफियतें थी, कुछ बिजीनेस थी, तो कर नहीं पाया, एक के बाद एक काम आए, लगा कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं वो वादा जो किया था मैंने पिछले एक साल पहले, आज वो पूरा कर रहा हूँ। अब थोड़ा मेरा स्केड्यूल मुझे अलाउ कर रहा है फ्री टाइम, तो मुझे लगा पुराने जो वादे थे, जो अच्छे दिन के मैंने तो वादे किए थे, वो मैं पूरे कर दूं। तो वो जो वादे मुझे पूरे करने थे, आज मैं वो पूरा करने वाला हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोगों की ढेर सारी मोहब्बतें हैं, आप लोगों ने मोटिवेट किया, आप लोगों ने दिखाया कि आप सच में सुनना चाहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग बेताब है सुनने के लिए कि आगे कविता मैं कैसे समझाऊंगा। उनके सिलेबस में उनको बहुत ज्यादा मदद मिली, हेल्प किया। तो मुझे उम्मीद है जैसा आपने मेरी पुरानी दो वीडियोस को बेहद मोहब्बत दी, उनको पसंद किया, वैसे आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। और आप पसंद करने के लिए मुझे ही बता दें तो आपको रास्ता पता है, लाइक द वीडियो यार, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि और ढेर सारी बातें जो विटमैन पर चलती रहेंगी, बाकी साहित्यकारों पर चलती रहेगी, उपन्यासकारों पर, नॉवलिस्ट, पोएट, साहित्य, इतिहास पर जो बातें चलती रहेंगी, वो आप तक पहुंचती रहे। अब ये सब बातें तो हो गई हैं, चलिए आज कविता पर सीधा आगे बात करते हैं। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने पुरानी दो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लीजिए। मैंने बहुत एक्सटेंसिव लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया था, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड समझाया था, ट्रांसेंडेंटलिज्म है, एलेजी समझाई थी, पेस्टोरल एलेजी जिसका फॉर्म है, जो मर्सिया है, अब्राहम लिंकन की कहानी है। तो वो जो दो वीडियोस थी पुरानी, वो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको यहां तक कहूंगा, मेरे चैनल पर मैंने पूरी अमेरिकन हिस्ट्री, यानी कोलंबस की डिस्कवरी से लेकर ओबामा के राष्ट्रपति बनने तक का पूरा इतिहास मैंने एक बहुत ही वेल क्यूरेटेड प्लेलिस्ट में बताया, जो कि बहुत जरूरी है अगर आप अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जिसका हिस्सा वॉल्ट विटमैन की कविता है। तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा रोचक हो जाएगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए कविता पढ़ना, अगर आप वो इतिहास जानकर ये कविता पढ़ते हैं, खासतौर पर सिविल वॉर का अमेरिका का इतिहास, जो इसका बैकग्राउंड है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। तो बात यहां से शुरू करता हूं कि देखिए, कविता का नाम है व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, यानी जब आखिरी बार मेरे डोरयार्ड यानी दरवाजे के बाहर आंगन में लाइलैक के फूल खिले थे, जो कि मैंने बताया था एक पेस्टोरल एलिजी है। यानी कई दफा आपको क्वेश्चन आएगा कि इस पोएम का फॉर्म क्या, पेस्टोरल एलिजी। इस पर मैंने आखिरी बार बात की थी। एलिजी का मतलब होता है मर्सिया को कहते हैं, जो किसी की मौत पर लिखी जाती है। और ये कविता वॉल्ट विटमैन ने अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, महान राष्ट्रपति लिंकन साहब की मौत पर, जो कि 14 अप्रैल 1865 को हुई थी, इस मौत को श्रद्धांजलि देते हुए, यानी अब्राहम लिंकन साहब को श्रद्धांजलि देते हुए, जो विटमैन के हीरो हैं, और ना सिर्फ विटमैन के, पूरे अमेरिकन देश के हीरो थे जिन्होंने सिविल वॉर जिताई, उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात की और अमेरिका को महान देश बनाने वाले लोगों में से एक हैं। तो 1865 में लिंकन साहब की असैसिनेशन 14 अप्रैल को हुई थी, फोर्ड थिएटर जो कि वॉशिंगटन में है, उसके अंदर वो नाटक देख रहे थे। सिविल वॉर खत्म हो चुकी थी। अगर आपको सिविल वॉर के साल देखने हैं तो अमेरिकन सिविल वॉर 1861 टू 65 तक चली। तो आप देखेंगे 65 के अंदर युद्ध खत्म हुआ था। युद्ध खत्म होने के बाद लिंकन साहब फोर्ड थिएटर में आराम से नाटक देख रहे थे, तभी जो असैसिनेटर है, जो खुद एक एक्टर भी था, उस बंदे का नाम है जॉन विल्किस बूथ, जो आप देखेंगे सदर्न स्टेट्स जो थी, कन्फेडरेसी थी, उनका सपोर्टर था। और क्योंकि वो नाखुश था कि भैया जो राष्ट्रपति हैं यानी लिंकन है, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी वो जीत चुकी हैं, अब स्लेवरी अबॉलिश करनी पड़ेगी, लिंकन सामने आप देखेंगे अमेंडमेंट यानी संविधान में कराकर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी करवा दिया था। तो विल्किस बूथ एक व्हाइट सुप्रीमिस्ट आदमी था, जिसको लगा कि ये तो बहुत खराब बात है भैया, ऐसे कैसे डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो उन्होंने गुस्से के अंदर लिंकन साहब को असैसिनेट कर दिया। 14 अप्रैल 1865 को असैसिनेशन होती है। इसी का शोक मनाते हुए पूरा अमेरिका दुख के अंदर है। और विटमैन, क्योंकि वो लिंकन को वैलराइज करते थे, उनके लिए बहुत बड़े लीडर थे, वो उनको जानते भी थे, नहीं पर्सनली तो कभी मुलाकात, ऐसा कोई ऐतिहासिक परिमाण नहीं मिलता कि कभी मिले थे विटमैन लिंकन। विटमैन अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकन, द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड व्हाट ही मीन्स फॉर द अमेरिकन सोसाइटी। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए
1865 में ही ये कविता लिखते हैं हमारे विटमैन साहब। तो विटमैन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 19th सेंचुरी के पोएट हैं और मैंने बताया था वो जिस परंपरा के कवि हैं वो उसको ट्रांसेंडेंटलिज्म कहते हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट पोएट है। मैंने आपको बताया था इमर्सन एक राइटर हुए, रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन की मैं बात कर रहा हूं, और थोरो यानी हेनरी डेविड थोरो, इन दोनों राइटर्स की परंपरा के फिलोसफी के कवि हैं वॉल्ट विटमैन, जिन्होंने कविता व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम लिखी थी। ये कविता मैंने आपको बताया था ये ड्रम टैप्स नाम की किताब में सबसे पहले छपती है। कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि किसमें पहली बार छपी, तो ड्रम टैप्स में 1865 में ये छपती है। बाद में ये विटमैन की सबसे इंपॉर्टेंट किताब लीव्स ऑफ ग्रास, जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, विटमैन के बाद नेक्स्ट नाम लीव्स ऑफ ग्रास उनकी किताबों उनकी कविताओं का संकलन है, कलेक्शन है, जो 1892 तक छपती रही। यानी आप देखेंगे लीव्स ऑफ ग्रास को विटमैन ने ओवर द टाइम कई बार छपवाया था, एडिट करते थे, कुछ पोएम हटा देते थे, छाट देते थे, ठीक कर देते थे। तो 1892 वाला साल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डेथ बेड एडिशन कहते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स इन नेट पेपर्स एंड इवन इन एमए एंट्रेंस एग्जाम इट इज क्वेश्चन आज पूछा जाता है कि लीव्स ऑफ ग्रास का डेथ बेड एडिशन कौन से साल में छपा, तो 1892 है। तो कविता तो आप देखेंगे 1865 में ही यानी 1865 में ही हो गई थी, लेकिन वो 1892 1892 तक चलती रही। तो 1892 तक छपी, लास्ट में लीव्स ऑफ ग्रास में कविता आपको शामिल मिलेगी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स ऑफ विटमैन। आप देखेंगे लिंकन पर विटमैन ने दो कविताएं लिखी, एक तो ये है ही यानी लाइलैक्स वाली कविता है, और दूसरी आप जानते ही होंगे ओ कैप्टन माय कैप्टन, जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड कविता है विटमैन की, ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसके अंदर आप देखेंगे कैप्टन का मतलब लिंकन से ही और लिंकन की मौत के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली जस्ट आफ्टर द सिविल वॉर। तो उसमें भी सिविल वॉर का कॉन्टेक्स्ट आपको दिमाग में रखना है, जो इस कविता के लिए भी जरूरी है। तो कैप्टन माय कैप्टन बड़ी इंपॉर्टेंट कविता है। दो ऐतिहासिक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है कि विटमैन को निजी तौर पर यह कविता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इट वॉज हिज मोस्ट ट्रेडिशनल पोएट। उससे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल कविता हमें व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम मिलती है। तो ये सब बड़ी रोचक तथ्य हैं जो हम बात करते रहेंगे। आपको ये देखो बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता हूं 6 स्टैंजा समझाने से पहले। 5 स्टैंजा पिछले पहले मैंने अपनी वीडियो में बता चुके, डिटेल्ड एनालिसिस किया है, लाइन बाय लाइन एनालिसिस है, जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लीजिए। आज मैं 6 स्टैंजा से शुरू करता हूं। 6 स्टैंजा से पहले एक छोटा सा एनेक्डोट बताना जरूरी है। 21 अप्रैल घटना क्या होती है, क्योंकि उसका जिक्र आपको कविता में नजर आएगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि ये एक पेस्टोरल एलेजी है, मर्सिया है। पर्सियों का एक परंपरा होती है, एक रिवायत होती है कि वो जिस इंसान के लिए लिखी जा रही है अक्सर उसका नाम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता। तो इस कविता में भी आपको एक बार भी लिंकन का नाम नजर नहीं आएगा। दो एवरीबॉडी नोज कविता लिंकन पे चल रही है। लिंकन को एक मेटाफर से सिंबलाइज किया गया, जिसका मतलब है द इवनिंग स्टार, जिसको वीनस से कंपेयर किया गया। तो द होल मेटाफर ऑफ द वीनस स्टार इन द पोएम इज फॉर लिंकन। तो ये परंपरा आपको यहाँ भी नजर आएंगी, बाकी कवियों में भी नजर आते थे। टेनिसन मैंने आपको बताया था, इन मेमोरियम का, या फिर मिल्टन की आप देखेंगे लिसिडस हो गई, उन सब में भी जिसको लिखा जाता है जिसके लिए कविता, उसका नाम का जिक्र नहीं होता, क्योंकि elegies are not specifically about a person, they are generally about the concept of death, about the acceptance of death and coming to terms with it in this life। तो आज 6 स्टैंजा पे बात शुरू करते हैं सीधा। आप देखेंगे विटमैन की कविता 16 हिस्सों में बटी हुई है, उसमें से 5 हिस्से मैंने पिछली बार बात कर लिए थे, लेकिन आप देखेंगे जो 5th स्टैंजा और 6th स्टैंजा वो आपस में जुड़े हुए, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल घटना की डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब वो स्पेसिफिक घटना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने बताया था 14 अप्रैल 1865 को फोर्ड थिएटर में विल्किस बूथ गोली मार देता है लिंकन को। भरे थिएटर के अंदर नाटक चल रहा होता है। विल्किस बूथ खुद एक एक्टर है जिसे लिंकन जानते भी थे, देखा था थिएटर के अंदर काम वाम करते हुए, वो आके गोली मार देता है। गोली के जख्म से लिंकन इतने घायल हो जाते हैं, सब चौंक जाते हैं, तो उनको लेकर सामने वाली बिल्डिंग में ले जाया जाता है और विद इन अ डे, एक दिन के दरमियान में डिक्लेयर हो जाता है कि लिंकन इज नो मोर। ये खबर जब अमेरिका में फैलती है तो हाहाकार मच जाता है, लोग आंसू भर आते हैं, लोग अपना सीना पीटने लगते हैं और दुख का, शोक का माहौल बन जाता है। इसके अंदर आप ये देखिए तो लिंकन बड़े पॉपुलर राष्ट्रपति थे, बहुत गरीब फैमिली से आए थे, तो गरीब लोगों को उनको मसीहा लगता। फिर उन्होंने काम भी, संशोधन भी कराए थे, स्लेवरी बैन करा दी थी, सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल थे अमेरिकन लोगों के लिए। तो हाहाकार मच गया अमेरिका के अंदर कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने बताया था कुछ कुछ वैसी सिचुएशन है, जब गांधी जी की असैसिनेशन होती है 1948 में 30 जनवरी को, कुछ वैसी सिचुएशन अमेरिका में बन गई है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिविल वॉर भी अभी खत्म ही हुई है, सिविल वॉर का इतिहास जस्ट अभी खत्म हुआ है। उस कंटेक्स्ट में जो लिंकन है वो एक नेशनल हीरो बनकर आ गए कि स्लेवरी खत्म करा दी, जंग जितवा दी देश के अंदर और फिर से शांति का माहौल बना है। आप देखेंगे विटमैन इसी की बात, इसी जिक्र का, सिविल वॉर के बाद अमेरिका में लिंकन की क्या सिचुएशन है, कैसे लोग एकदम मतलब मालाएं वालाएं लेकर खड़े हुए हैं, गार्लैंड करने वाले और मुबारकबाद दे रहे हैं लिंकन को, वो इस कविता में भी आपको नजर आता है। कुछ कुछ वैसी सिचुएशन है, तो जब ये खबर फैलती है तो शोक का माहौल है। आप देखेंगे 14 अप्रैल 1865 को होने के बाद 21 अप्रैल की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब 21 अप्रैल 1865 को क्या होता है,
12:30 बजे ट्रेन वॉशिंगटन डीसी। आप देखेंगे क्योंकि लिंकन राष्ट्रपति हैं, अमेरिका की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी तब भी थी, आज भी वही है, तो वॉशिंगटन डीसी से तय किया जाता है कि लिंकन की जो लाश है, जो उनकी कॉफिन है, यानी जो ताबूत है, जो इसका जिक्र आपको कविता में 5th स्टैंजा में नजर आता है, कॉफिन बार बार है, द ट्रैवलिंग कॉफिन बार बार कहते हैं। तो वॉशिंगटन डीसी से जो तय किया जाता है कि लिंकन का जो कॉफिन है वो स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय ले जाया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे लिंकन वॉशिंगटन के रहने वाले नहीं थे, इलिनॉय नाम के शहर के रहने वाले थे, जहां आज भी वो दफन है, वहीं उनको दफन कराया गया। स्प्रिंगफील्ड सेमेट्री, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था, वहीं पर इलिनॉय में उनको दफन किया जाएगा। पर यह तय किया जाता है कि लिंकन की जो बॉडी है, जो कॉफिन है, उसे वॉशिंगटन से इलिनॉय ट्रेन यात्रा से ले जाया जाएगा और रास्ते में अलग अलग शहरों में रोका जाएगा, ताकि अलग अलग अमेरिका के लोग उसको श्रद्धांजलि दे सकें, स्टेट के डिग्नेटरीज, ऑफिशियल्स और आम इंसान भी आकर लास्ट गुड बाय, आखिरी सलाम लिंकन को कह सकें, ताकि वो अपने हीरो को एक फाइनल गुड बाय कह सके, क्लोजर हो उनके पास। ये घटना बड़ी अहम है हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि और ये असल में हुई थी, और इसी हिस्टोरिक घटना का कि ट्रेन अलग अलग जगह पे रुकती है और लोग शामिल हो रहे हैं, लिंकन को कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं, एंड दे आर पेइंग देयर लास्ट सैल्यूटेशंस टू लिंकन, इसका जिक्र 5th और 6th स्टैंजास में आता है, इसलिए आपका जानना जरूरी है। गूगल करके तस्वीरें देखिए, उस समय तक कैमरा आ चुका था, तो आपको लाइव फोटोज नजर आएंगी कि उस समय किस तरह से ये बरियल और फ्यूनरल राइट्स किस तरह से लिंकन के हुए, आपको तस्वीरें नजर आएंगी, मैं भी आपको दिखा दूं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब आप 6th स्टैंजा पढ़िए मेरे साथ, तो आपको बात और ज्यादा क्लियर होगी, आपको एकदम क्लियरली पिक्चर नजर आएंगे, क्योंकि विटमैन उस स्टैंजा के अंदर इसी घटना का बहुत ही पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफर कर रहे हैं। तो अब मैं आता हूं 6th स्टैंजा पर, वहीं से बात शुरू करते हैं, और आप देखेंगे पहला शब्द है ताबूत, जिसके अंदर लिंकन की बॉडी को ले जाया जा रहा है इलिनॉय, उनके शहर। इसके पीछे बेसिक आइडिया ये था कि देखिए, लिंकन इलिनॉय से निकले थे, वॉशिंगटन पहुंचे, राष्ट्रपति बने, अब राष्ट्रपति बनने के बाद जब उनकी हत्या हो गई, तो वापस से उनको इलिनॉय ले जाया जा रहा है, वो रिवर्स स्टेप है, जो रिवर्स स्टेप है कि वापस से उनको उनके घर ले जाया जा रहा है, और उसी का जिक्र आप देखेंगे विटमैन करते हैं। विटमैन कहते हैं, कॉफिन दैट पासेस थ्रू लेन्स एंड स्ट्रीट्स थ्रू डे एंड नाइट विद अ ग्रेट क्लाउड डार्कनिंग द लैंड। अब देखिए, कॉफिन दैट पासेस थ्रू लेन्स एंड स्ट्रीट, कॉफिन जो सड़कों से, लेन्स यानी छोटी छोटी गलियों से, सड़कों से गुजरता हुआ जा रहा है। यहाँ लेन्स एंड स्ट्रीट इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि देखिए लेन्स एंड स्ट्रीट्स क्या होते हैं, जहाँ आम इंसान रहते हैं, जो कॉमन फोक्स रहते हैं, जहाँ गरीब इंसान रहते हैं। जैसा मैंने कहा, लिंकन खुद भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे, गरीब खानदान के थे, लेकिन राष्ट्रपति बने, इसलिए ये लाइन बड़ी जरूरी है दिखाने के लिए कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, एक आम इंसान से जुड़ाव है लिंकन का, इसलिए सड़कों से होते हुए, छोटी छोटी गलियों से होते हुए वो गुजरते हुए जा रहे हैं। एक मेटाफोरिकल वे है कहने का कि वो आम इंसान से जुड़े हुए हैं। आपकी जगह देखिए, अब ये यहाँ पे भी ये भी लिख सकते थे कि कॉफिन दैट पासेस थ्रू बिग पैलेसेस एंड बिग गार्डन्स एंड कॉलोनार्ड्स, तो आप देखेंगे उससे एक एलिटिसिज्म आ जाता, और वो लिंकन में नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है लेन्स एंड स्ट्रीट, छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देंगे तब समझ पाएंगे कविता कितनी जरूरी और कितनी अहमियत रखती है। कॉफिन दैट पासेस थ्रू लेन्स एंड स्ट्रीट्स थ्रू डे एंड नाइट, रात दिन ट्रेवल कर रही है ट्रेन, विद द ग्रेट क्लाउड डार्कनिंग द लैंड। अब ये मेटाफर है, द ग्रेट क्लाउड डार्कनिंग द लैंड, एक मेटाफर है उदासी का, निराशा का, जो डेथ का आइडिया है कि लिंकन के जाने के बाद, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, जो कविता में एक उदासी नजर आती है, एक मेलनकोलिया है। ग्रेट क्लाउड डार्कनिंग द लैंड का मतलब लिंकन के जाने के बाद अमेरिका वैसा नहीं रहेगा, उदासी के दिन आने वाले, वो रोशनी थे, वो चराग थे हमारी दुनिया के, अब दुनिया वैसी नहीं रहने वाली। विद द पॉम्प ऑफ द इनलूड फ्लैग्स विद द सिटीज ड्रेप्ड इन ब्लैक। अब ये एक्चुअल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं विटमैन, क्योंकि वो उस समय खुद भी देख रहे थे, ही वाज विटनेसिंग इट लाइव, कि किस तरह से उनको फ्यूनरल किया जा रहा है, किस तरह से गुड बाय बोला जा रहा है। विद द पॉम्प ऑफ द इनलूड फ्लैग्स, इनलूड का मतलब होता है, देखिए जब किसी भी महान इंसान के, राष्ट्रपति की, किसी स्टेट डिग्नेटरी की डेथ होती है, आज भी होता है, या तो हाफ मास्ट पे फ्लैग फहराया जाता है, जैसे आप देखेंगे अभी एलिजाबेथ द सेकंड की, जब एलिजाबेथ सेकंड नहीं रही, उनकी मौत हो गई, तो भारत के अंदर भी आप देखेंगे हाफ मास्ट पे झंडा फहराया गया था। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि इनलूड फ्लैग्स का मतलब है तो हाफ मास्ट पे झंडा फहराया जा रहा है अमेरिका का। दूसरा मतलब इसका है कि अब झंडे को इनलूड कर दिया, मतलब बांध दिया गया है, यानी झंडा फहराया नहीं जाएगा, उदासी, नेशनली शोक मनाया जा रहा है, नेशनल मोर्निंग हो रही है। बेसिकली उसका डिस्क्रिप्शन आपको 6th स्टैंजा में नजर आता है। इनलूड फ्लैग्स का मतलब कि झंडे को बंद कर दिया, टक इन कर दिया, इनलूड का मतलब टक इन करके बांध दिया आपस में, ताकि झंडा ना फहराया जाए। इनलूड फ्लैग्स विद सिटीज ड्रेप्ड इन ब्लैक, और ये रियल बात है, जब लिंकन की मौत हुई तो काले झंडे लगा दिए गए थे, क्योंकि डेथ का सिंबल ब्लैक रिप्रेजेंट करता है। तो सिटीज ड्रेप्ड इन ब्लैक, पूरे के पूरे शहर काले झंडों से ढक दिए गए हैं। with the show of the states themselves as of crepe wheeled women standing। show of the states का मतलब जो राज्य, देखिए स्टेट्स हैं कैपिटल एस से, तो यहाँ अमेरिका के जितने भी स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो सब भी आए हैं, यानी श्रद्धांजलि देने के लिए, जैसा मैंने बताया था, स्टेट डिग्नेटरीज themselves as of crepe wheeled women standing। crepe wheeled का मतलब होता है जैसे काले कपड़ों में औरतें रो रही हैं, ऐसे राज्य आए हैं
आखिरी श्रद्धांजलि देने। तो आप देखेंगे ईसाइयत के अंदर, क्रिश्चियनिटी में ब्लैक कलर, मौत यानी किसी की डेथ होती है तो काले कपड़े पहनने का रिवाज होता है। वही कह रहे हैं कि सारे स्टेट्स के लोग आए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे काले सिल्क के कपड़े पहने हुए औरतें रो रही हैं। विद प्रोसेशंस लॉन्ग एंड वाइंडिंग एंड द फ्लैम्बूज ऑफ द नाइट। प्रोसेशंस मतलब बहुत ज्यादा लोग तादाद में, भीड़ है, प्रोसेशन चल रहा है यानी जलूस को, जिसको हिंदी में जुलूस कहते हैं। विद प्रोसेशंस लॉन्ग एंड वाइंडिंग एंड द फ्लैम्बोज ऑफ द नाइट, और रात तक भी चल रहा है तो टॉर्च जलाए जा रहे हैं। फ्लैम्बो का मतलब टॉर्च है। With the countless torches lit with the silent sea of faces and unbared head, यानी लोग इकट्ठे हो गए और वो sea of faces यानी चेहरों का समुद्र है, यानी इतनी भीड़ है कि लोगों का समुद्र है, ऐसा लगता है लोगों का सैलाब आ गया है। And unbared heads, unbared मतलब covered, क्योंकि आप देखेंगे bare का मतलब होता है नंगा, unbared मतलब जो ढका हुआ, ढके हुए सर, क्योंकि किसी की मौत में आए हो तो आप सिंपल है, आमतौर पर सब धर्मों में होता है कि सर ढककर रखना होता है रिस्पेक्ट देने के लिए। विद द वेटिंग डिपो द अराइविंग कॉफिन। वेटिंग डिपो का मतलब अब जब पता चलता था कि भैया ट्रेन आ रही है उनका कॉफिन लेकर, तो लोग इंतजार करते थे डिपो पर कि अब कॉफिन आ रहा है। विद द वेटिंग डिपो द अराइविंग कॉफिन एंड द सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब शांत, उदास, गहरे, इंटेंस चेहरे हैं लोगों के। विद डर्जेस थ्रू द नाइट विद 1000 वॉइसेस राइजिंग स्ट्रॉन्ग एंड सॉलम। डर्जेस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, आप देखेंगे इंग्लिश के अंदर एक कविता लिखने का तरीके को डर्ज कहते हैं। अगेन जो मौत पर लिखे जाते हैं, तो जो आप लिख लीजिए सॉन्ग्स रिटन या संग ऑन डेथ। अगेन देखेंगे लिटरेरी फॉर्म्स है जो डेथ के साथ एसोसिएटेड है, तो डर्ज उसी में से एक है। तो वो यही कह रहे हैं विद डर्जेस थ्रू द नाइट, रात भर उदासी के गीत गाए जा रहे हैं, उदासी का नगमे गाए जा रहे हैं। विद 1000 वॉइसेस राइजिंग स्ट्रॉन्ग, सब लोग मिलकर हजारों आवाजें जाग रही हैं। स्ट्रॉन्ग एंड सोलम, उदासी से पर मजबूत, लेकिन उदासी से भरी हुई, निराशा से भरी हुई उदास आवाजें उदासी के गीत गा रही हैं। द डिम लिट चर्चेस, चर्चेस ने भी अपनी रोशनी कम कर ली है। एंड द शडरिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का मतलब यहाँ पर है, ऑर्गन्स का मतलब यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कह रहे हैं शडरिंग, शडरिंग का मतलब वाइब्रेटिंग। अब देखिए इसी को ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं, पोएटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर आप अपनी खूबी किसी और चीज पर दे दो। तो यहाँ पर शडरिंग ऑर्गन्स का मतलब ऑर्गन्स कपकपा रहे हैं। अब ऑर्गन असल में नहीं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं कपकपा रहे, उनको बजाने वाले कपकपा रहे हैं, क्योंकि वो इतने उदास, इतने गम में है कि अब उनसे गीत तक गाया नहीं जा रहा, उनसे गाना नहीं बजाया जा रहा। तो ये कहने का मतलब है दे आर सो मच ओवरवेल्म्ड विद द डेथ ऑफ लिंकन दैट देयर ऑर्गन्स लाइक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कांप रहे हैं। वेयर अमिड दीज यू जर्नी, दीज यू जर्नी मतलब लिंकन को कह रहे इन सब के दौरान ये सब हो रहा है और इनके बीच में से, इनके दरमियान से, इनके बीच से तुम गुजर रहे हो। विद टॉलिंग टॉलिंग बेल्स परपेचुअल क्लैंग, टॉलिंग टॉलिंग बेल्स का मतलब जो चर्च का घंटा है वो बजे जा रहा है। अब देखिए क्रिश्चियनिटी के अंदर, ईसाइयत के अंदर चर्च का घंटा बजने का मतलब जब किसी की डेथ होती है तो मैसेज देने का तरीका होता है बेल का जोर जोर से बजना। और ये बहुत कॉमन मेटाफर है, एक बहुत ही कॉमन मेटाफर है जो वेस्टर्न पोइट्री में नजर आता है कि चर्च के घंटे को, टॉलिंग ऑफ द बेल्स को अक्सर मौत से एसोसिएट किया जाता है, उदासी से एसोसिएट किया जाता है। विद टॉलिंग टॉलिंग बेल्स, तो टॉलिंग टॉलिंग में आपको जो पोएटिक डिवाइस नजर आ रहा है वो रेपिटेशन है। मैं बाकी की कविता में आपको पोएटिक डिवाइसेस समझाता, जैसे अभी मैंने बताया था। इससे पहले वाला जो वर्ड मैंने यूज किया था उसका नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो आप ये देखते जाइए, ट्रांसफर्ड एपिथेट था कौन सी लाइन के अंदर, शडरिंग ऑर्गन्स में, शडरिंग ऑर्गन्स। मैं ये मिटा देता हूं जरा ताकि जगह पर, वो कहते हैं विद द टॉलिंग टॉलिंग बेल्स, तो टॉलिंग टॉलिंग बेल्स में जो पोएटिक डिवाइस है उसका नाम है रेपिटेशन, जब एक ही बात दोहराई जाए एम्फेसिस देने के लिए। विद टॉलिंग टॉलिंग बेल्स परपेचुअल क्लैंग, परपेचुअल मतलब लगातार वो गूंजे जा रहा है, क्लैंग का मतलब है गूंजने की आवाज। हेयर कॉफिन दैट स्लोली पासेस, और यहीं से एक चुपचाप कॉफिन लिंकन का गुजर रहा है। आई गिव यू माई स्प्रिग ऑफ लाइलैक, की लास्ट की लाइन बेहद अहमियत रखती है, आई गिव यू माई स्प्रिग ऑफ लाइलैक। याद रखिएगा स्टैंजा, जो थर्ड स्टैंजा है इस कविता के अंदर, वहां पहली बार लाइलैक का जिक्र आता है और विटमैन कहते हैं कि वो अपने आंगन में से लाइलैक का जो पौधा होता है, जिसके जो पत्ते होते हैं वो दिल की शेप का होता है, उसकी पूरी सिंबलिज्म मैंने समझाई थी। तो कहते हैं कि जो लाइलैक का पौधा है मेरे गार्डन के अंदर, वो थर्ड स्टैंजा के अंदर उसकी एक ट्विग यानी उसकी टहनी, एक फूल तोड़कर लेकर जाते हैं लिंकन को देने के लिए। तो जो थर्ड स्टैंजा में बात चली थी कि वो एक टहनी तोड़कर ला रहे हैं, वो यहां आकर पूरी होती है कि जब विटमैन खुद भी, कि जब विटमैन के शहर में ताबूत आता है लिंकन का, अब वो जो उन्होंने स्प्रिग, स्प्रिग का मतलब है छोटी सी ब्रांच, छोटी टहनी जो उन्होंने लाइलैक के फूल की तोड़ी थी, वो अपनी श्रद्धांजलि उनको वहां दे रहे हैं। तो स्टैंजा 3 में जो लाइलैक तोड़ा था विटमैन ने, वो यहां पर आकर जुड़ जाता है। ये इस कविता को एक कोहेरेंस यानी जुड़ाव दे देते कि आपस में इंटर रिलेटेड, इंटर टेक्सुअल कविता है, तो कोहेरेंस है इस कविता में। आई गिव यू माई स्प्रिग ऑफ लाइलैक, जो मैंने लाइलैक का फूल तोड़ा था, जो सिंबल है कि मैं एक अपनी पर्सनल चीज जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जिसको मैंने अपने हाथों से सींचा था, आपको वो मैं श्रद्धांजलि में देता हूं। तो थर्ड स्टैंजा यहां कर कंप्लीट होता है। आप देखेंगे इस स्टैंजा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइस है जो बहुत रिपीटेटिवली विटमैन यूज करते हैं अपनी कविताओं के अंदर, जो आपको कैप्टन माय कैप्टन में भी नजर आएगा और इस कविता के बाकी स्टैंजास में भी।
उस पोएट्री डिवाइस का नाम है एनाफोरा, तो ये आप याद रख लीजिएगा, बड़ा जरूरी है। एनाफोरा का मतलब होता है जब एक लाइन या एक फ्रेज या एक वर्ड बार बार एक सेंटेंस में यूज होता है तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे आप इसी स्टैंजा को देखिए छठे के अंदर, तो आप देखेंगे सेकंड लाइन से विद द पॉम्स, विद द शो, विद द काउंटलेस, विद द प्रोसेशन, विद द वेटिंग, तो बार बार विद से बात शुरू हो रही है, इसी को एनाफोरा कहते हैं। ये एम्फोसिस देने के लिए, रिदम पैदा करने के लिए, कविता में इंटरनल रिदम पैदा करने के लिए यूज होता है। ये चीज आप आगे भी देखेंगे, कंटिन्यू होती रहेगी, तो याद रखना है आपको। ये एक और लिटरेरी डिवाइस जो विटमैन यूज करते हैं अपनी कविताओं में, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, और वो है ब्रेकिंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ब्रेकिंग द ग्रामेटिकल, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप में से अगर कोई नोट्स बना रहा हो तो उसको सहूलियत होगी। ब्रेकिंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। इस चीज से कवियात्मकता यानी पोएटिकनेस, एक म्यूजिक पैदा होता है कविता के अंदर। यानी आप देखेंगे इंग्लिश के अंदर जो स्टैंडर्ड ग्रामर स्ट्रक्चर, जिसको स्लो स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो कहते हैं, विटमैन उसको फॉलो नहीं करते, वो माफ कीजिए, तो एसवीओ जो स्ट्रक्चर होता है उसको यूज नहीं करते, वो उसको बेंड करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं और तोड़ते रहते हैं ग्रामर, जिससे एक नई, एक नूतनता, एक न्यूनेस उनकी भाषा में पैदा होती है। और ये चीज उनकी पोएम को ब्रिटिश पोएट्री जो ट्रेडिशन है, जो ब्रिटिश लिटरेरी ट्रेडिशन है, उससे बहुत अलग बना देती है। हाँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, इससे उनको बहुत अलग बना देती है, उनको न्यू देती है। और यही उनको फ्री वर्स टेक्निक भी जो आपको नजर आएगा, जिसके लिए विटमैन इनोवेटर माने जाते हैं, जो आज सबसे डोमिनेंट फॉर्म ऑफ पोएट्री आपको ऑनलाइन नजर आएगी। फ्री वर्स कविता इसीलिए बनती है क्योंकि वो ग्रामर को ब्रेक करते रहते हैं बार बार। तो ये चीज पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप कंटेंट तो मैं समझा ही रहा हूं, पर आप फॉर्म पर भी ध्यान दीजिए। कई बार सवाल फॉर्म पे पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में कि इसका कविता का फॉर्म कैसा, इसकी बनावट कैसी है। यही नहीं कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये भी ध्यान देने वाली बात है कैसे कहा जा रहा है। जल्दी से अब आता हूं सेवंथ स्टैंजा पर। अब सेवंथ स्टैंजा में आप देखेंगे मूड थोड़ा सा चेंज हो गया। मैंने आपको बताया था विटमैन दो स्टैंजा में एक आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं। फिर सिक्स्थ में एक आइडिया था कि जो कॉफिन आ रहा है, अब सेवंथ में आप देखेंगे वो डायरेक्टली डेथ को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को लिखना कि जो स्टैंजा 7 है विच इज डायरेक्टली एड्रेस्ड टू डेथ, जिसे यहाँ पर आप देखेंगे पर्सोनिफाई किया गया, एड्रेस टू डेथ, यहाँ पर एड्रेस टू डेथ। और आप लिख लीजिए पर्सोनिफिकेशन, जो पोएटिक डिवाइस आपका यूज हो रहा है। पिछली बार कई लोगों ने दरख्वास्त की थी कि सर आप बीच में पोएटिक डिवाइसेस भी क्लियर कर दो, तो मैं बोला ठीक है भाई, बात मान लेते हैं आपकी, बिल्कुल मुनासिब, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। तो पर्सोनिफिकेशन है, डेथ को एड्रेस्ड है। तो अब जब आप पढ़ेंगे तो कविता समझ में आएगी, पैराग्राफ समझ में आएगा। नॉट फॉर यू फॉर वन अलोन, तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ उसी के लिए। अब ये यू कौन है? नॉट फॉर यू मतलब वो लिंकन को कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। फॉर वन अलोन मैं सिर्फ डेथ के बारे में कह रहा हूं। तभी मैंने बोला था ये एक स्टैंजा जो दिखाता है कि अगेन एक पेस्टोरल एलेजी है, जिसमें जो इंसान मरा है उसके बारे में तो है ही, उसके लिए तो दुख जताना ही होता है, पर आप जनरली डेथ के कंसेप्ट को डील कर रहे हो, हाउ डू यू कम टू टर्म्स विद इट। तो ये स्टैंजा दिखाता है कि एक एलेजी है, ये एलेजी का फॉर्म है। फॉर वन अलोन मैं डेथ के लिए कह रहा हूं। ब्लॉसम्स एंड ब्रांचेस ग्रीन टू कॉफिन्स ऑल आई ब्रिंग, मैं जितने भी कॉफिन यानी जितनी भी ताबूत, जितनी भी डेथ ने कॉफिन्स बनाए हैं दुनिया में, मैं उन सबको भी फूल चढ़ाने आया हूं, उनको भी अपने लाइलेक्स देने आया हूं। ब्लॉसम्स एंड ब्रांचेस ग्रीन, अब देखिए देखिए ब्रांचेस ग्रीन कह रहे हैं, वो जो मैंने बोला था ना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहे हैं। असल में आप देखेंगे एडजेक्टिव पहले आता है, नाउन बाद में होता है, जिसकी वो खूबी बताता है। तो ग्रीन ब्रांचेस होना चाहिए। अगर मुझे लिखना हो ये सेंटेंस तो मैं लिखूंगा ब्लॉसम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस टू कॉफिन्स ऑल आई ब्रिंग। पर मैंने बताया विटमैन ब्रेक कर रहे हैं ग्रामेटिकल रूल, तो कहते हैं ब्रांचेस ग्रीन। ये एक मिसाल है कि वो नूतनता, यानी विटमैन इसलिए ग्रेट पोएट है, एंड दिस इज द मार्क ऑफ ऑल ग्रेट पोएट्स, जो मैंने वेस्टलैंड में बताया था जब एलियट के बारे में बात कर रहा था, कि ग्रेट पोएट्स हमें दिखाते हैं कि भाषा के नए स्तर क्या हो सकते हैं, क्या एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है, क्या नए प्रयोग हो सकते हैं भाषा के अंदर, उसकी क्या नई मैनिफेस्टेशन हो सकती है। इसलिए विटमैन एक महान कवि हैं। ब्लॉसम्स एंड ब्रांचेस ग्रीन टू कॉफिन्स ऑल आई ब्रिंग, मैं उनको भी उन कॉफिन्स को भी चढ़ाता हूं फूल। फॉर फ्रेश एज द मॉर्निंग दस वुड आई चांट अ सॉन्ग फॉर यू, तो कह रहे हैं ब्लॉसम्स एंड ब्रांचेस ग्रीन टू कॉफिन्स ऑल आई ब्रिंग, फॉर फ्रेश एज द मॉर्निंग दस वुड आई चांट अ सॉन्ग फॉर यू, ओ सेन एंड सेक्रेड डेथ। मैंने बोला ना ओ सेन एंड सेक्रेड डेथ का मतलब वो मौत को ही रेफर करते हुए, मौत को ही एड्रेस करते हुए कहते हैं, सुबह की तरह ताजा गीत तुम्हारे नाम करूंगा। फॉर फ्रेश एज द मॉर्निंग दस वुड आई चांट अ सॉन्ग फॉर यू, मैं एक गाना गाऊंगा। अब ये बड़ा अहम है, आप देखिए जो गाने का मेटाफर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस कविता में, क्योंकि आगे जाकर एक और, क्योंकि आप देखेंगे थ्रश का सिंबल है इस कविता में, 3 सबसे अहम सिंबल है मैंने बताया था, एक स्टार है, एक थ्रश बर्ड है, और तीसरा लाइलैक का पौधा है। तो ये जो सॉन्ग कह रहा है मैं तुम्हारे लिए गीत गाऊंगा, आप देखेंगे स्टैंजा 2 में, आई थिंक एक बार मैं बता देता हूं आपको कौन से स्टैंजा में, यस 4th स्टैंजा के अंदर थ्रश का सिंबल वो लेकर आए थे। ये उसी थ्रश के लेकर आए क्योंकि थ्रश एक सॉन्ग बर्ड होता है, गीत गाने वाला पक्षी होता है। तो वो जो सॉन्ग है भी आगे जाकर इंपॉर्टेंट होगा। वो जो सॉन्ग कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए गीत गाऊंगा, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थ्रश जो है, जो पोएट का सिंबल है, सिंबल ऑफ द पोएट हिमसेल्फ,
पोएट आप कह सकते हैं, जिसको आप पोएट फिलोसोफर कह सकते हैं, जो मौत के बारे में दर्शन फलसफा आपको देगा, वो उसके बारे में कहते हुए कह रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ इंटरकनेक्शंस हैं, कोई भी सिंबल ऐसे रैंडमली हवा में लटका हुआ नहीं है, समझना है आपको। तभी आप देखें कविता जुड़ी हुई है आपस में, कसी हुई कविता है, जो अच्छी कविता की पहचान होती है। फॉर फ्रेश एज द मॉर्निंग दस वुड आई चांट अ सॉन्ग फॉर यू, सुबह की तरह ताजा गीत तुम्हारे लिए गाऊंगा। ओ सेन एंड सैक्रेड डेथ, सैक्रेड का मतलब पवित्र, क्योंकि धार्मिक वाला मामला है। डेथ इज एसोसिएटेड विद रिलीजन्स, रिलीजन हैव अ फिलोसफी, ऑल द रिलीजन्स हैव अ फिलोसफी अबाउट इट। एंड विटमैन भी धार्मिक स्पिरिचुअल टाइप के कवि हैं। ओ सेन, सेन का मतलब है मेक्स सेंस, जो मौत सेंस बनाने लगी है। इस पूरी कविता में रिलीजियस में यही होता है कि शुरुआत में डेथ आपको शॉक करती है, बट इवेंचुअली यू हैव टू कम टू टर्म्स विद इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू सी कि अब क्या करना है भाई, इसको डील कैसे करेंगे लाइफ के अंदर, क्योंकि जिंदगी तो चलनी रही है आगे, जिंदगी आगे बढ़ती है। देखिए दोस्तों, जिंदगी का एक उसूल है, या तो वो खत्म होती है या वो आगे बढ़ती है, और यहाँ आगे बढ़ने की बात हो रही है। For fresh as the morning, thus would I chant a song for you, O sane and sacred death. All over bouquet of roses, O death I cover you with roses and early lilies. तुम्हें अभी भी बुके यानी रोजेस ने घेरा हुआ है। यहाँ वो लिंकन के कॉफिन की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर बुकेज ऑफ रोजेस, हर तरफ मौत को कॉफिन्स ने, रोजेस ने घेरा हुआ है। मैं ओ मौत, ओ डेथ, मैं भी तुम्हें रोजेस और अर्ली लिलीज यानी और भी ढेर सारे फूल तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। बट मोस्टली एंड नाउ द लाइलेक दैट ब्लॉसम्स द फर्स्ट, पर सबसे पहले तुम्हारे लिए वो लाइलेक लेकर आ रहा हूँ, जो मेरा सबसे चुनिंदा फूल था, जो मैंने लिंकन के मेमोरियल पे भी, लिंकन के भी कॉफिन पे चढ़ाया, और जो मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। पर वो लाइलेक दैट ब्लूम्स द फर्स्ट। अब आप देखेंगे एक नेचुरल साइंटिफिक फैक्ट है कि लाइलेक का जो फूल होता है वो बहुत जल्दी उगने वाला होता है, इसलिए भी लोग उसे उगाते हैं, बिकॉज इट इज एन अर्ली बडिंग, उस पर जल्दी फूल आ जाते हैं, तभी वो कहते हैं लाइलेक दैट ब्लॉसम्स द फर्स्ट, सबसे पहले लाइलेक का फूल लाऊंगा तुम्हारे लिए। कोपियस आई ब्रेक, कोपियस का मतलब बहुत सारी लाइलेक की ब्रांचेस में तोड़ता हूं। आई ब्रेक द स्प्रिग्स फ्रॉम द बुशेस, स्प्रिग्स का मतलब छोटी छोटी टहनियां, वही वही वाला वर्ड है। मैं छोटी छोटी टहनियां तोड़ता हूँ, बहुत सारी, ढेर सारी तोड़ता हूँ, अपनी आर्म्स में भरकर, विद लोडेड आर्म्स आई कम पोरिंग फॉर यू, मतलब लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए ढेर सारे पौधे, ताकि तुम पर पुष्पांजलि तुम पर अर्पित कर सकूं, तुम्हें दे सकूं, पोर कर सकूं, उतार दूं सारा। फॉर यू एंड द कॉफिन्स ऑल ऑफ यू, तुम्हारे लिए मौत, और वो सारी कॉफिन्स, वो सारे ताबूत जो तुमने बनाए हैं, ओ डेथ। तो यहां पर वो डेथ को कन्फ्रंट कर रहा है, पोर्टर कह रहा है मैं तुमसे डरता नहीं हूं, मैं अपनी सबसे खास चीज जो मेरे लाइलेक के फूल है, जो मैंने अपने हाथों से बनाए, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आ रहा हूं, और आई एक्सेप्ट यू। तो ये स्टैंजा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ जो नरेटर है, जो विटमैन है, वो डेथ को कन्फ्रंट कर रहा है, उसको फेस करके फियरलेसली कह रहा है दैट मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं तुमसे घबराता नहीं हूं, यू मेक सेंस टू मी, दैट इज व्हाई ही सेज इट टू बी सेन एंड सेक्रेड डेथ। I accept you, you are part of the religion, you are part of the religious philosophy. I accept you, I watch, मतलब मैं तुम्हें एकदम आंखों में आंखों वाला देख रहा हूँ, और अब मैं तुम्हें, और मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं तुम्हें फूल अर्पित कर रहा हूँ। दिस इज माई ऑफरिंग टू यू, एंड देयर वी कम टू ट्रूथ, हम में एक समझौता बन गया है। अब आप देखेंगे यही आइडिया 8 स्टैंजा में कैसे नजर आता है। लेकिन आज क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं उसको यहीं रोकने की इजाजत चाहूंगा। आगे की बातें अगले पार्ट में जल्दी बात करूंगा, इस बार पक्का कह रहा हूं, ज्यादा डिले नहीं होगा। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका, आप देखेंगे मेरे नोट्स तैयार हैं, पूरी कविता मेरे पास एनोटेटेड है। मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके बाकी की जो बची हुई कविता, आप देखेंगे 16 स्टैंजा है, 16 स्टैंजाज है, बाकी के स्टैंजा थोड़ा सा, एक स्टैंजा बस थोड़ा बड़ा है, तो 2 वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट कर दूंगा। जल्दी जल्दी वीडियोस आ जाएंगी 1 महीने के विदिन, तो आप ताकि अपडेट मिस ना करें, आपकी तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना भाई, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे नई वीडियो आएगी, टंग 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 बजेगा, वीडियो देख लेना। बाकी मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दो यार, प्रमोट इट, सेंड इट टू योर फ्रेंड्स, और इस तरह से जैसे पुरानी वीडियोस को मोहब्बत दी, इसको भी दीजिए। इसके अलावा आपकी कोई दरख्वास्त हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई सवाल हो वीडियो से रिलेटेड, आपके कुछ सजेशन हो, आप कुछ क्रिटिसिज्म भी करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मुझे सलाह देना चाहते हैं, दिल खोल के कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी तरफ से बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार। बाकी आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, कुछ बढ़िया पढ़ते रहिए, मेरे साथ साझा करिए, बाकी मेरे चैनल पर मुलाकात होती रहेगी। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।